एथिकल इश्यूज हमारे पास क्या होते हैं इन जनरली, ठीक है, जनरल करेंगे कि इथिकल इश्यूज हमारे पास क्या है, डिस्कस द इथिकल इश्यूज एंड चैलेंजेस। हम इन आवर टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कि कौन से ऐसे इथिकल इश्यूज हैं या चैलेंजेस हैं जो कि क्वालिटेटिव रिसर्च के टाइम में एक रिसर्चर उसको फेस करता है। इस वजह से हमें ये क्यों देखना ज़रूरी है इथिकल इश्यूज़ को, ताकि हमें पता चल जाए कि अगर हमारी रिसर्च के टाइम पे कोई इथिकल इश्यूज आ जाते हैं तो हमने उनको कैसे डील करना है, ठीक है। समटाइम्स इट हैपन्स के इथिकल इश्यूज क्लियर कट होते हैं, आपको पहले से इंडिकेट कर दिए जाते हैं, पहले से आपको बताए जाते हैं कि इथिकल इश्यूज कौन से आप फेस कर सकते हैं इन पर्टिकुलर सिचुएशन में, और उन इथिकल इश्यूज के ऊपर बहुत सारे रिसर्चर्स एग्री करते हैं। जैसे आपने इन्फॉर्म्ड कंसेंट की बात की, कॉन्फिडेंशियलिटी की बात की, प्राइवेसी ऑफ द रिस्पोंडेंट्स की बात की, तो ये वो वाले इथिकल इश्यूज हैं जिसके ऊपर मेजॉरिटी ऑफ द रिसर्चर्स आर लाइक मेजॉरिटी ऑफ रिसर्चर्स एग्री, राइट। और कुछ सिचुएशंस में ऐसे होते हैं जहाँ पे आपने जिस जगह पे रिसर्च करने जा रही हैं हो सकता है कि वो वहाँ के लिए वो एक इथिकल इशू हो। इट माइट बी द पॉसिबिलिटी कि वो आपके लिए कोई इथिकल इशू ना हो क्योंकि आप किसी और कल्चरल बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहे हैं, बट इट माइट हैपन कि वो जो इथिकल इशू जो आपको नज़र नहीं आ रहा लेकिन वो बहुत बड़ा मसला है उस रिस्पोंडेंट्स के लिए जिनके ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं। तो इसलिए कुछ सिचुएशन में आपको असेस करना बहुत ज़्यादा सिचुएशंस को ज़रूरी है, और फिर उसके मुताबिक आपको डिसीजन लेना चाहिए कि क्या ये एक एथिकल इशू है या नहीं है उस एरिया के लिए, ठीक है। अब रिसर्चर्स वेरी कर रहे होते हैं, राइट क्यों, इसीलिए एक रिसर्चर के लिए जो इथिकल इशू है वो हो सकता है दूसरे रिसर्चर के लिए वो इथिकल इशू ना हो। डिपेंड कर रहा है उसके अपने बैकग्राउंड के ऊपर, उसके जेंडर के ऊपर, उसके एक्सपीरियंस के ऊपर, उसका कल्चरल जो सोशलाइजेशन हुई है उसके ऊपर, राइट। तो रिसर्चर्स इसलिए जो इथिकल इश्यूज हैं उसके ऊपर सब एग्री नहीं होते कि जैसे अगर हम ये बात करते हैं कि हमारे एरिया में, अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर कल्चरली हम ये कहते हैं कि फीमेल्स जो हैं कुछ एरियाज़ में अगर रिसर्च करने जाती हैं तो वहाँ पे हो सकता है उन अकेली फीमेल को देखना उन लोगों के लिए एक्सेप्टेबल ना हो, ठीक है। वो उनके लिए इथिकल इशू है कि ये कहाँ से अकेली ख़वातीन आ गई हैं। लेकिन हो सकता है अकेली ख़वातीन का किसी जगह जाना इन वेस्ट या इन डेवलप्ड कंट्रीज उनके लिए वो वहाँ पे इथिकल इशू ना हो। तो रिसर्चर के लिए हो सकता है एक रिसर्च या फिर एक रिसर्चर, अगर हम पाकिस्तान के रिसर्चर्स के हिसाब से बात करते हैं तो उनका बैकग्राउंड, हमारा एक्सपीरियंस, हमारा जेंडर, हमारे जो कल्चरल सोशलाइजेशन है वो डिफरेंट है एज कम्पेयर टू अनदर रिसर्चर फ्रॉम अमेरिका, फॉर एग्जांपल फ्रॉम यूके, फ्रॉम जापान। तो ये क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है रिसर्चर के लिए कि क्या इथिकल इशू एक बंदे के लिए हो सकता है वो दूसरे बंदे के लिए वो इथिकल इशू ना हो। तो इथिकल चैलेंजेस जो है वो थ्रू आउट आपके जो रिसर्च प्रोसेस है उसमें राइज होते हैं, उसमें आपके सामने आते हैं। आजकल के टाइम पीरियड में अब रिसेंटली जो है वो इथिकल इश्यूज के ऊपर ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है। इससे पहले जो थी वो इथिकल इश्यूज के ऊपर से इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही थी। इसलिए कहते हैं कि स्टेप्स लेने चाहिए टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी एंड सेफ्टी ऑफ द रिसर्च पार्टिसिपेंट्स, कि जो रिसर्च के आपके पार्टिसिपेंट्स हैं उन रिसर्च पार्टिसिपेंट्स की डिग्निटी और उन रिसर्च पार्टिसिपेंट्स की सेफ्टी को जहन में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इथिकल अवेयरनेस जो है वो रिसेंटली डेवलप्ड एक फिनोमेना है, यू कैन से कि एक इशू है, डिबेट है जो कि आप स्टार्ट हुई है पहले शुरू से, क्योंकि रिसर्च तो काफ़ी अर्से से चलती आ रही है, लोग करते आ रहे हैं, लेकिन ये पहले इसके ऊपर इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी, अब जाके इसके ऊपर इसको जो है वो इम्पोर्टेंस दी जा रही है। एग्जाम्पल इसकी है, एक 1970s में एक मेडिकल रिसर्च की गई थी, ठीक है। उस मेडिकल रिसर्च ने क्या किया था कि कुछ लोगों को जो है वो कोई शायद वो कोई मेडिसिन को ट्राई कर रहे थे कुछ लोगों के ऊपर, या वो किसी मतलब वो मेडिकल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ सम मेडिसिन और इस तरह से। लेकिन क्या हुआ, रिसर्च करने के बाद
उसका जो असर था वो क्या हुआ कि इतना ज़्यादा नुकसानदेह था हो गया कि कुछ जो पार्टिसिपेंट्स थे, रेस्पोंडेंट्स थे, उनकी डेथ हो गई थी, और कुछ रेस्पोंडेंट्स क्या हुए थे, उनके लिए सिवियर हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस उन्होंने उनके अंदर डेवलप हो गई थी। तो दैट शो, और फिर जाके इनको ये पता चला कि तब उनको ये रिकॉग्नाइज किया कि हमें इथिकल इश्यूज को देखना बहुत ज़रूरी है, इन विच द रिसर्च इज नॉट गोइंग टू हार्म द पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, कि वो जो रिसर्च है हमारी, वो किसी भी तरीके से जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है, उनके लिए नुकसानदेह ना हो। आप कंसेंट की बात कर रहे हैं, आप कॉन्फिडेंशियलिटी की बात कर रहे हैं, बट इट इज़ नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम एनी हार्म। ठीक है, उनको किसी भी नुकसान से बचाना वाइल यू आर कंडक्टिंग योर रिसर्च, और अगर वो रिसर्च की वजह से कोई उनको हार्म मिलता है तो उससे उनको बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब हम लोगों के एक्सपीरियंस की बात करते हैं, जब हम लोगों के एक्सपीरियंस को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि रिसर्चर जो होता है वो पार्टिसिपेंट्स के साथ ही इज़ लाइक इन्वॉल्व इन रिलेशनशिप कैसे कि उसका बहुत स्ट्रांग हो जाता है, वो फ्रेंडली हो जाता है, उनकी लाइफ में पार्टिसिपेट कर रहा होता है, उनकी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहा होता है, राइट। तो इसलिए क्या है कि जो ethics of social research है, it have to do with the nature of researchers responsibility in that relationship। कि जो सोशल साइंसेस की रिसर्च की हम बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर किस चीज़ की बात कर रहे हैं कि रिसर्चर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो किस तरह से जो लोग हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके साथ कनेक्टेड है, ठीक है, वो उनको किस तरह से ऑब्जर्व कर रहे हैं, और किस तरह से उनको ऑब्जर्व करना चाहिए, और किस तरह से ऑब्जर्व करना नहीं चाहिए। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो इथिक्स ऑफ सोशल रिसर्च में आती हैं। गुड मैनर्स आर गुड बिगनिंग, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, अगर रिसर्चर अच्छा होगा, उसके मैनर्स अच्छे होंगे, तो वो गुड बिगनिंग होगी, क्योंकि वो अपना रिलेशनशिप पार्टिसिपेंट्स के साथ बहुत अच्छा बना सकेगा। एक एग्जाम्पल है, ये जिस बुक से मटेरियल लिया गया है, उस बुक के ऑथर ने अपनी ही रिसर्च के बारे में एग्जाम्पल दी है, ठीक है। आई एम गिविंग यू द एग्जाम्पल ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन होती जाए, आपको आइडिया क्लियर होता जाए by what does it mean by ethical, you can say the importance of in research, ठीक है। अब ये जो रिसर्च थी, ये इनकी क्वालिटेटिव रिसर्च थी, दोनों जो एग्जांपल्स हैं, ठीक है। एक एग्जांपल थी होमलेस मैन नेम्ड टोनी के साथ, वो एक रिस्पोंडेंट था, उसकी उन्होंने एग्जांपल बताई है, और एक ऊपर एग्जांपल है ग्रेगोरी की, ठीक है। अच्छा, अब ये एक सूडो नेम यूज किया है, ये उसका आइडेंटिटी, उसका यू कैन से कि उसका अपना असल नाम नहीं होता, बल्कि आप दूसरे नेम्स यूज कर रहे होते हैं ताकि इन ऑर्डर टू हाइड देयर आइडेंटिटी। अच्छा, अब ये जो बंदा था, ये एक मिडिल एज था, और ये स्ट्रीट्स के पास शेल्टर में रहता था। ये जो ऑथर है, जो रिसर्चर है, उसकी रिसर्च की किस पे थी, होमलेस लोगों के ऊपर थी। तो होमलेस लोगों के ऊपर रिसर्च थी, और एक या तो इनकी एक रिसर्च थी, और आई थिंक इसकी रिसर्च थी कि जो लोग शेल्टर होम्स में रह रहे होते हैं, तो ये शेल्टर होम के पास ये बंदा रहता था। तो उसने उसके साथ रिसर्च की, ये इसका रिस्पोंडेंट था, और जब रिस्पोंडेंट था, ये इससे रिसर्च करता था कि वो स्ट्रीट्स पे क्यों रह रहा है, किस तरह से रह रहा है, वो शेल्टर होम में क्यों नहीं जाता, मतलब जो इसकी रिसर्च थी, ये इसका रिस्पोंडेंट था। अब ये क्योंकि इसकी क्वालिटेटिव रिसर्च थी, और उसको ये पता चला कि ये जो बंदा था, ये बहुत ही टैलेंटेड था, पोएट था, लेकिन इसके साथ मसला क्या था, एक टैलेंटेड पोएट भी था ये बंदा, और ये बहुत ज़्यादा और टैलेंटेड ऑथर भी था, लेकिन इसका इशू ये था कि अल्कोहलिज्म, शराब पीना उसके लिए उससे सफ़र कर रहा था इस इशू से। तो ये इसका कनेक्शन बिल्डअप हो गया रिसर्चर का इस पार्टिसिपेंट के साथ, इसका ताल्लुक बहुत अच्छा बन गया था इसके साथ। तो क्या हुआ, क्योंकि इस रिसर्चर को इससे इंफॉर्मेशन चाहिए थी, तो उस बंदे ने इसने गलत फ़ायदा उठाया कि वो उससे पैसे मांगता था कि मुझे पैसे दे दो, मैंने अल्कोहल लेनी है, तो वो शुरू में रिसर्चर ने उसको पैसे दिए, क्योंकि उसको इससे इंफॉर्मेशन चाहिए थी।
तो शुरू में उसने उसको अल्कोहल लेने के लिए पैसे दिए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर क्या होता गया कि ये बंदा बहुत ज़्यादा ही उसके साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में ऐसे आ गया कि उसको उसके नंबर पे मैसेज कर रहा है, उसके घर पे मैसेज भिजवा रहा है कि मुझे पैसे दे दो, अब मैंने अल्कोहल लेनी है, मैंने मैंने अपनी इस नीड को फुलफिल करना है। तो तब जाके रिसर्चर को अंदाज़ा हुआ कि आई एम नॉट डूइंग द गुड थिंग, आई एम गोइंग अगेंस्ट द एथिक्स ऑफ द रिसर्च। और फिर आखिर में जब उसका कांटेक्ट हुआ वो ऐसे हुआ कि ये जेल पहुंच गया था, क्योंकि उसने किसी दुकान के ऊपर अल्कोहल लेने के लिए कोई चोरी की थी, तो उस चोरी के इल्ज़ाम में ये जेल चला गया था। तो इस जो रेस्पोंडेंट था, इस रेस्पोंडेंट ने इसको मैसेज भिजवाया रिसर्चर को कि मैं जेल में फंस गया हूँ, मुझे यहाँ से आके निकलवाओ। तो तब जाके उसने फैसला किया रिसर्चर ने कि अब आई थिंक आई शुड कट ऑफ माई कॉन्टेक्ट विद दैट पर्सन, क्योंकि ये एथिक्स के खिलाफ है कि मैं, ऑल्दो शुरू में तो मुझे चाहिए थी, रिस्पॉन्स चाहिए था, मैंने एक दफ़ा उसकी हेल्प की, 2 दफ़ा हेल्प की, लेकिन अब वो इतना ज़्यादा हो गया कि वो गलत काम पे चला गया। तो इसलिए उसने उसके साथ कॉन्टैक्ट ख़त्म कर दिया, बिकॉज ही थॉट दैट कि इट इज़ अगेंस्ट हिज द इथिकल इशूज़, द एथिक्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। ये एग्जाम्पल। फिर दूसरी एग्जाम्पल क्या थी कि होमलेस लोगों के ऊपर ये रिसर्च कर रहे थे, जो ऑथर हैं इस बुक के, उन्होंने रिसर्च की और रिसर्च में होमलेस के ऊपर एक बंदा उन्हें मिला, टोनी। और वो टोनी क्या था कि इसका पैशन था मूवी मेकिंग का। तो जब ये जो रिसर्चर था, ये जब भी उस होमलेस लोगों के पास रिसर्च करने जाता, तो टोनी इससे मिलता, इससे मुलाकात करता। ये टोनी को फिर उसने क्योंकि इस टोनी को बहुत मूवी मेकिंग का बहुत शौक था, तो रिसर्चर ने इसको अपने साथ इस तरह से शामिल किया कि जब ये होमलेस लोगों के पास इंटरव्यूज लेने जाते थे, तो टोनी इसको रिकॉर्ड करता था, क्योंकि मूवी मेकिंग और इन चीज़ों में इसको थोड़ा सा शौक था। तो टोनी को उसने शामिल किया इसमें, मूवी मेकिंग, वो उनकी मूवी बनाता था, वो उनको रिकॉर्ड करता था टोनी। वो रिसर्चर जो था वो उनसे क्वेश्चनिंग आंसरिंग करता था, और टोनी जो था वो रिकॉर्ड करता था उनके इस इंटरेक्शन को या इंटरव्यू को। और टोनी फिर उसकी हेल्प आउट भी करता था होमलेस लोगों के साथ कांटेक्ट करवाने में भी। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि इसने फिर रिसर्चर ने ये देखा कि ये जो पार्टिसिपेंट है ये मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है, तो उसने टोनी को किसी एक एजुकेशनल एरिया में किसी स्कॉलरशिप के बारे में बताया, उसको इनरोल करवाया, उसको हेल्प आउट किया। फिर बाद में क्या हुआ कि कुछ अरसे के बाद इनका कांटेक्ट बहुत ज़्यादा आपस में होता गया। तो कुछ अरसे के बाद टोनी जो था वो किसी रेस्टोरेंट में किसी जगह पे इसकी जॉब हो गई थी, राइट। तो क्या हुआ कि फिर एक एक ऐसा टाइम आया कि जिस टाइम रिसर्चर ने सोचा कि ये बहुत ज़्यादा मेरे इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहा है, और इस तरह से इन्वॉल्व हो रहा है कि एक दिन इस रिसर्चर ने इसको कहा कि ये जो तुम काम कर रहे हो, ये जो तुमने वीडियोस बनाई है, इस वीडियोस को ऐसा करते हैं कि हम वो कर लेते हैं, हम इसकी डॉक्यूमेंट्री बना लेते हैं, डॉक्यूमेंट्री बना के तो हम इसको पब्लिश करते हैं। तो तब रिसर्चर ने ये सोचा कि नहीं, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। रिसर्चर ने फिर पार्टिसिपेंट को ये कहा, टोनी को ये बताया कि ये मेरी रिसर्च का हिस्सा नहीं है, इट इज़ अगेंस्ट माई एथिक्स के जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ उस रिसर्च को एज अ डॉक्यूमेंट्री मैं दुनिया के सामने प्रेजेंट करूँ। ठीक है, रिसर्चर ने कहा कि ये मेरी रिसर्च है, ये मेरा थीसिस है, थीसिस करने के बाद मेरे पास जो डेटा है मैं इसको डिस्कार्ड कर दूंगा, मेरे किसी काम का नहीं है। मैं क्योंकि ये उसको छोड़ देना, उसको आप ही कैसे ज़ाया कर देना, इसके अंदर शामिल था। तो इसको ये पता चला, रिसर्चर को अंदाजा हुआ कि अब ये जो टोनी था, ये जो पार्टिसिपेंट था, ये अब उसके साथ इस तरह से उसको मशवरा दे रहा है कि आप इसकी चलो इसकी डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, इसको पब्लिश करवाते हैं, तो जो कि इसके एथिक्स के खिलाफ था कि वो जो डेटा था वो किसी और मकसद के लिए यूज करे। सो आई हैव गिवन यू 2 एग्जांपल्स ताकि आपको अंदाजा हो कि एथिक्स किस तरह से हैं, ये किस तरह से ये जो एथिक्स हैं वो इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है when you are deciding to go for qualitative research, right? Okay, so ethics हमारे पास क्या है कि एथिक्स के आगे बात की कि क्या कर रहे हैं कि जब आप रिसर्च करने जाते हैं तो आपने कुछ रिसर्च कमेटीज होती हैं, कुछ इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड्स होते हैं, उन रिव्यू बोर्ड्स को अपनी स्टडीज़ दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उनसे असेसमेंट करवाना ज़रूरी होता है, जिसमें वो रिव्यू बोर्ड क्या करते हैं, देखते हैं
कि हाउ यू विल कंडक्ट योर रिसर्च इथिकली, ठीक है। एथिक्स को कैसे जहन में रखते हुए आप अपनी रिसर्च करने जा रहे हैं। तो आपकी जो रिसर्च स्टडीज होती हैं, उन रिसर्च स्टडीज को रिव्यू करता है कौन? द इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड्स। एक बेलमोंट रिपोर्ट आई थी 1979 में, ठीक है। वो रिपोर्ट किसने डेवलप की थी? नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन सब्जेक्ट्स ऑफ बिहेवियरल रिसर्च, ठीक है। एक बिहेवियरल रिसर्च की एक नेशनल कमीशन बना हुआ था कि अगर जो बिहेवियरल रिसर्च होती है उसके लिए कौन से उस रिसर्च को कैसे कंडक्ट करना चाहिए। तो ये जो रिपोर्ट थी, इस रिपोर्ट ने क्या बनाए थे? एथिकल प्रिंसिपल्स बनाए थे कि जब भी कोई रिसर्चर अगर रिसर्च करने जाएगा तो वो अपनी रिसर्च में इन एथिकल प्रिंसिपल्स को जहन में रख के वो रिसर्च करेगा, ठीक है। तो अब जो वो रिपोर्ट थी उसने क्या आइडेंटिफाई किया था? आइडेंटिफाइड 3 कोर प्रिंसिपल्स फॉर द एथिकल कंडक्ट ऑफ रिसर्च। के एथिकल अगर कोई रिसर्च कंडक्ट करनी है तो वो किन प्रिंसिपल्स को जहन में रखते हुए वो रिसर्च करनी है। तो वो क्या थी? नंबर 1 प्रिंसिपल इज रेस्पेक्ट ऑफ पर्सन्स। Number 1 is the respect of persons. Number 2 is benefits. Number 3rd is justice, ठीक है। तो respect of person ये एक प्रिंसिपल उन्होंने बताया था कि इसके अंदर आपने जो पार्टिसिपेंट्स की वेलफेयर है उसको अपने जहन में रखना है, ठीक है। आप तो रिसर्च करने जा रहे हैं, आपने साइंस से रिलेटेड कोई रिसर्च कर रहे हो, सोसाइटी से रिलेटेड रिसर्च कर रहे हो, लेकिन उसके ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? द पार्टिसिपेंट्स वेलफेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। पार्टिसिपेंट्स शुड बी ट्रीटेड विद कर्टसी एंड रेस्पेक्ट, ठीक है। और उनको उनके साथ रेस्पेक्ट से ट्रीट किया जाए और उनको जो शामिल किया जाए रिसर्च में वॉलंटरली, दे शुड बी इन्वॉल्व वॉलंटरली, जबरदस्ती उनको शामिल रिसर्च में ना किया जाए। एंड विद एडिक्वेट इंफॉर्मेशन, मतलब इनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी जाए अबाउट द रिसर्च जिसके वो पार्टिसिपेंट बनने जा रहे हैं। सेकेंड बेनिफिट्स प्रिंसिपल क्या है हमारे पास? कि रिसर्चर शुड स्ट्राइव टू मैक्सिमाइज द बेनिफिट्स ऑफ द रिसर्च फॉर वाइडर सोसाइटी, ठीक है। कि रिसर्चर की ये कोशिश होनी चाहिए कि वो जो रिसर्च करने जा रहा है उसका बेनिफिट जो है वो ओवरऑल सोसाइटी के लिए होना चाहिए, ठीक है। एंड टू मिनिमाइज द पोटेंशियल रिस्क टू रिसर्च पार्टिसिपेंट्स, और जो रिसर्च पार्टिसिपेंट्स हैं उनके उनके साथ अगर कोई रिस्क आते हैं वो फेस करना पड़ जाए तो उन रिस्क को कैसे हमने मिनिमाइज करना है, खत्म करना है। जस्टिस क्या है? कि रिसर्चर शुड इंश्योर दैट रिसर्च प्रोसीजर्स आर एडमिनिस्टर्ड इन अ फेयर, नॉन एक्सप्लॉयटेटिव एंड वेल कंसिडर्ड मैनर। कि जो रिसर्च प्रोसीजर्स हैं, जो जिसके अंदर उनको इन्वॉल्व किया जा रहा है, उनसे डेटा लिया जा रहा है, उनके इंटरव्यूज को रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो वो किस तरह से किया जाए? सही तरीके से उनके इस डेटा को के थ्रू इनकी एक्सप्लाइटेशन ना की जाए और बहुत ही सही तरीके से अच्छे अंदाज में उनके साथ वो रिसर्च की जाए। तो दीज आर द 3 कोर प्रिंसिपल्स जो कि बेलमोंट रिपोर्ट ने जो है वो मेंशन किए थे इन 1979। किसके लिए? कि व्हेन पीपल आर गोइंग टू रिसर्च ऑन ह्यूमन सब्जेक्ट्स, कि जब ह्यूमन सब्जेक्ट्स के ऊपर रिसर्च करनी है तो उसके लिए किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। अब इन 3 प्रिंसिपल की बेसिस पे इन्होंने मज़ीद आगे फर्दर इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस बताई कि आपने वो चीज़ें बता दी कि ऐसे करना है वैसे करना है, तो वो आगे चीज़ें वो क्या हैं। तो नंबर 1 इज़ इन्फॉर्म कंसेंट, कि इंडिविजुअल्स प्रोवाइडेड विद सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अबाउट द रिसर्च, के जो इंडिविजुअल्स हैं इनको रिसर्च के बारे में सफिशिएंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए इन अ फॉर्मेट दैट इज कॉम्प्रिहेंसिबल टू देम, ठीक है। जो इंफॉर्मेशन है रिसर्च की कि हमने कब करनी है, कैसे करनी है, क्यों करनी है, इसका मकसद क्या है, आपसे किस तरह की इंफॉर्मेशन ली जाएगी, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना रिस्पोंडेंट्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और किस फॉर्मेट में, ऐसी ज़बान में, ऐसे तरीके से उनको बताना कि उनको समझ में आए। इंडिविजुअल मेक अ वॉलेंट्री डिसीजन टू पार्टिसिपेट, अब वो अपनी मर्जी से शामिल हों उस रिसर्च में,
कोई जोर जबरदस्ती ना उनके ऊपर की जाए कि वो उस रिसर्च में शामिल हो। सेल्फ डिटर्मिनेशन क्या है कि इंडिविजुअल्स हैव द राइट टू डिटरमाइन देयर ओन पार्टिसिपेशन इन द रिसर्च। उनके ऊपर ये उनको राइट दिया जाए इन इंडिविजुअल्स को, के पार्टिसिपेंट्स को कि वो डिसाइड करें कि आइदर दे आर convinced to participate in the research, either they are willing to participate in the research or not। ठीक है, और उनको इवन ये राइट दिया जाए कि दे कैन रिफ्यूज द पार्टिसिपेशन। ठीक है, कि वो इस पार्टिसिपेशन को रिफ्यूज कर सकते हैं, अपनी इस पार्टिसिपेशन को मतलब वो ये कह सकते हैं कि मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहा विदाउट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। मतलब और उसको उनको ये बताया जाए, उनको ये समझाया जाए कि अगर इफ दे आर नॉट विलिंग टू पार्टिसिपेट तो उनके साथ कोई उनको कोई नुकसान नहीं होगा उस चीज का ना पार्टिसिपेट करने से। क्योंकि कभी कभी अगर जबरदस्ती की जाती है तो उनको लोगों को ये कह दिया जाता है कि जैसे अगर नहीं करोगे तो आपके साथ ऐसा हो जाएगा, नुकसान होगा। या फॉर एग्जाम्पल बॉस अपने जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको ये कहते हैं, जबरदस्ती इन्वॉल्व करते हैं, और अगर वो इन्वॉल्व नहीं होगा तो वो ये समझेंगे कि हो सकता है उनको जॉब से निकाल दिया जाए। तो दे शुड हैव द राइट ऑफ दैट सेल्फ डिटर्मिनेशन। मिनिमाइजेशन ऑफ हार्म क्या है कि रिसर्चर शुड नॉट हार्म डू एनी हार्म टू द पार्टिसिपेंट्स और पुट देम एट रिस्क। ठीक है, कि जो रिसर्चर्स हैं मोस्टली कहीं कहीं फोर्सफुली करवाया जाता है, तो फोर्सफुली जो है वो रिसर्च नहीं कंडक्ट की जानी चाहिए, जो कि ये एथिक्स के खिलाफ है। मिनिमाइजेशन ऑफ हार्म क्या है कि रिसर्चर शुड नॉट डू एनी हार्म टू द पार्टिसिपेंट्स, कि जो रिसर्च की जा रही है उस रिसर्च से पार्टिसिपेंट्स को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, या उसकी या ऐसा ना हो कि वो जो रिसर्च करने जा रहे हैं उसकी वजह से वो कोई किसी को उनको कोई रिस्क फेस करना पड़ जाए। एनोनिमिटी क्या है कि रिसर्चर्स शुड प्रोटेक्ट देयर आइडेंटिटी ऑफ रिसर्च पार्टिसिपेंट्स, के जो रिसर्च पार्टिसिपेंट्स की आइडेंटिटी है, उनकी जो पहचान है, हर टाइम उनकी पहचान को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है कि रिसर्चर शुड इंश्योर दैट ऑल डेटा रिकॉर्ड्स आर केप्ट कॉन्फिडेंशियल एट ऑल टाइम्स। ठीक है, कि जितना भी डेटा रिकॉर्ड है वो डेटा रिकॉर्ड जब तक आपके पास मौजूद है तब तक वो डेटा रिकॉर्ड क्या होना चाहिए, वो कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, किसी और के साथ इस तरह से शेयर ना किया जाए या किसी और को इस तरह से इसमें को बताया ना जाए।